हेलो एवरीवन, दृष्टि के ऑनलाइन टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम नेट जेआरएफ के भूगोल विषय के पाठ्यक्रम पर आधारित एक खास सीरीज पर चर्चा कर रहे हैं। इस सीरीज का नाम है ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक। यहाँ पाठ्यक्रम पर आधारित का मतलब यह है कि नेट जेआरएफ के भूगोल विषय की जो 10 इकाई हमारे पास है, जो पाठ्यक्रम में मेंशन है, इन 10 यूनिट में कौन से टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, हम उन टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं। ये टॉपिक आपकी परीक्षा की तैयारी के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यदि आपसे प्रश्न पत्र में कोई प्रश्न पूछा गया है या कोई किसी खास टॉपिक से कोई प्रश्न यहाँ फ्रेम किया जाता है, तो हम चाहते हैं कि आप उन प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएं। यानी ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक का उद्देश्य ही यही है कि आप ज्योग्राफी के जो पाठ्यक्रम पर खास टॉपिक है, उन टॉपिक्स के कंसेप्ट को समझें, ताकि यदि आप कंसेप्ट को समझ पाते हैं तो आप प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, अब मुख्य बात यह है कि आज हम किस खास टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो हमने इससे पहले ढाल के बारे में चर्चा की थी कि स्लोप क्या होती है। स्लोप के एक प्रकार के वर्गीकरण को हमने देखा था। यह वर्गीकरण था उसका जेनेटिक आधार पर वर्गीकरण या जननिक आधार पर हमने इसके वर्गीकरण को देखा था। आज हम किस खास टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं? आज हम उसी ढाल के अंतर्गत एक अन्य वर्गीकरण को देखने वाले हैं। उस दिन हमने चर्चा की थी कि ढाल जो है उसके वर्गीकरण को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला हिस्सा था जननिक या जेनेटिक आधार पर क्लासिफिकेशन और दूसरा था मात्रात्मक या गुणात्मक या जैसे कह सकते हैं आप क्वांटिटेटिव आधार पर क्लासिफिकेशन। ठीक है, एक तीसरा प्रकार भी है जो कि ढाल के तत्वों के आधार पर है। तो ध्यान रखें, हमने उस दिन चर्चा किया था किस बारे में? उच्चावचों के संदर्भ में। ये कुछ उच्चावच यदि छोटे रह जाते हैं तो वहां पर सभी प्रकार के ढाल के तत्वों का विकास नहीं हो पाता है। तो ऐसे में एक अन्य प्रकार है जिसे हम तत्वों के आधार पर वर्गीकरण के रूप में देखेंगे। क्योंकि कुछ ऐसी आकृतियां होती हैं जिन पर सभी प्रकार के तत्व, ये चारों जो ढाल के 4 तत्व हैं, उनका विकास हो जाता है। ठीक, आज हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? हमने हमारे पिछले एपिसोड में चर्चा किया था ढाल के जननिक वर्गीकरण के बारे में। आज देखेंगे कि ढाल का जो मात्रात्मक वर्गीकरण है, गुणात्मक जो क्लासिफिकेशन है, या आप कह सकते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन है, इसमें कितने प्रकार की ढालें शामिल की जाती हैं। तो देखिए, जब ढालों का मापन किया गया, मापन के साथ साथ इसके मापन में कुछ चीजें निकलकर सामने आई। मापन यानी इसे मापना कि ढाल का कोण कितना है, क्योंकि ढाल की डेफिनेशन में क्या शामिल है कि क्षैतिज तल पर कोणीय झुकाव, किसी धरातल का या किसी स्थलाकृति का क्षैतिज तल पर कोणीय झुकाव, यह है क्षैतिज तल। तो इस क्षैतिज तल को लेकर इस आकृति का कोणीय झुकाव क्या है ना, इसी को क्या कहा जाता है? ढाल कहा जाता है। स्लोप को हम एक कोणीय झुकाव के रूप में देखते हैं। तो स्लोप क्या है? क्षैतिज तल पर कोणीय झुकाव है। तो ध्यान रखिए, आज हम किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? आज हम देखेंगे कोणीय झुकाव, या जैसे हम क्या कहते हैं, नति। ठीक, इस कोणीय झुकाव की क्वांटिटी, मात्रा कितनी है, इसी मात्रा, इसी क्वांटिटी, इसी गुण के आधार पर ढालों के वर्गीकरण को आज हम जानेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ढालों के वर्गीकरण में, यानी जब आप बात करेंगे मात्रात्मक वर्गीकरण की, तो इसमें ढालों का मापन इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ढालों के मापन के आधार पर, ढालों के मापन और परिकलन के आधार पर इसे कितने भागों में डिवाइड कर देते हैं? इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। आप देखेंगे एक सामान्य वर्गीकरण स्लोप का, और दूसरा देखेंगे यंग के आधार पर वर्गीकरण। एक वैज्ञानिक थे, भूगोलवेत्ता आप कह सकते हैं, उन्होंने भी ढाल का वर्गीकरण किया था, जो किस आधार पर किया था? कोणीय झुकाव के आधार पर, या आप कह सकती हैं मात्रात्मक आधार पर। तो क्लासिफिकेशन किसके आधार पर देख रहे हैं हम? गुणात्मक, या आप कह सकते हैं मात्रात्मक वर्गीकरण। ठीक, तो जब भी हम क्वांटिटेटिव वर्गीकरण या क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन करेंगे, तो ध्यान रखिएगा, इसे भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला वर्गीकरण है सामान्य वर्गीकरण। स्लोप का कोणीय आधार पर कौन सा वर्गीकरण? सामान्य वर्गीकरण। सामान्य वर्गीकरण किसका? ढाल का।
ढाल का जो सामान्य वर्गीकरण है कोणीय आधार पर, हम सबसे पहले उसे देखेंगे। अब सामान्य वर्गीकरण में क्या है, तो ध्यान रखिएगा, सामान्य वर्गीकरण का अर्थ यह है जिसमें सीधे स्लोप के आधार पर, कोणीय झुकाव के आधार पर इसको वर्गीकृत कर दिया गया है। कितने हिस्से हैं आइए देख लेते हैं। सामान्य वर्गीकरण में जो स्लोप है उसे सबसे पहला इसका जो हिस्सा है वह है चौरस ढाल, या जिसे फ्लैट स्लोप कहा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो पहला है वह क्या है, चौरस ढाल या फ्लैट स्लोप। ठीक है, चौरस ढाल। अब चौरस ढाल मतलब फ्लैट स्लोप, फ्लैट यानी इसका एंगल लगभग कितना होना चाहिए, 0 से 1 डिग्री, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, फ्लैट स्लोप कहा जाता है। ठीक, और ये सामान्य वर्गीकरण के अंतर्गत आएगा। दूसरा है मंद ढाल। मंद यानी जो जिस हमने सपाट की बात की थी, हमने जिस फ्लैट तल की बात की थी, अब उससे थोड़ा सा कोणीय झुकाव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसे जेंटल स्लोप के नाम से भी जाना जाता है। यानी जब आप मंद स्लोप कहेंगे तो ध्यान रखिए, मंद स्लोप यानी जेंटल स्लोप की बात हम कर रहे हैं। और मंद ढाल में कोणीय झुकाव की यदि हम बात करें तो यह लगभग 1 से 3 डिग्री तक होना चाहिए, ऐसा इसके अंतर्गत वर्गीकरण किया गया। ठीक, फिर बात आती है कि मंद ढाल के बाद कौन सा स्लोप आएगा, तो ध्यान रखिएगा, मंद, अब थोड़ा सा कोणीय झुकाव क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा, जैसे इसे कहा जाएगा सामान्य मंद ढाल। इसे कहा जाएगा सामान्य मंद ढाल। अब हमने क्या देखा कि सामान्य मंद ढाल में थोड़ा सा जो कोण है वह बढ़ गया, यानी यह कितना होगा, 3 से लगभग 8 डिग्री की बात की जाएगी इसके भीतर। ठीक है, अब सामान्य मंद ढाल, अब इससे थोड़ा सा कोणीय झुकाव क्या है, थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, इसमें जो एंगल है वह थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, और यह होगी तीव्र ढलुआ ढाल। यह होगी तीव्र ढलुआ ढाल। अब तीव्र ढलुआ ढाल यानी सामान्य मंद ढाल से थोड़ा सा कोण इसका बढ़ गया, यानी यह 8 से 15 डिग्री तक बढ़ गया। ठीक, तीव्र ढलुआ ढाल के बाद जो अगली ढाल होगी इसमें भी थोड़ा सा कोण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसे सामान्य तीव्र ढाल कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा, सामान्य, ध्यान रखें, सामान्य तीव्र ढाल। और सामान्य तीव्र ढाल है यानी इसका एंगल, इसका कोण थोड़ी सा बढ़ गया है, यानी यह कितना होगा, 15 से लगभग आप 20 मानकर चले, 15 से 20 डिग्री। ठीक है, सामान्य तीव्र ढाल के बाद जो अगला क्लासिफिकेशन इसी के भीतर आएगा वह होगा अति तीव्र ढाल, यानी आप देखिए इस बात को इंपॉर्टेंट, यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सामान्य वर्गीकरण है उसमें कितने हिस्से शामिल किए जाएंगे वर्गीकरण के, ठीक, या इसके अंतर्गत कितने प्रकार की ढालों को डिवाइड किया गया है। तो ध्यान रखिए, जब भी तीव्र ढाल की बात आएगी तो आपको याद बस रखना है, तीव्र ढाल यानी इसके भीतर 3 आ जाएंगे, तीव्र ढलुआ ढाल, सामान्य तीव्र ढाल, और अंत में आ जाएगा क्या कि अति तीव्र ढाल, यानी जो ढाल है वह थोड़ी अधिक, या आप कह सकते हैं बहुत अधिक क्या हो गई है, तीव्र हो गई है। अभी आपने देखा कि जो तीव्र ढलुआ ढाल थी उसमें नॉर्मल कोण है 8 से 15, और आपने देखा सामान्य तीव्र ढाल में थोड़ा सा कोण बढ़ गया 15 से 20। लेकिन जब आप बात करेंगे अति तीव्र ढाल की तो ध्यान रखिएगा उसमें एंगल बढ़ जाएगा और यह लगभग 30 से 90 के भीतर पहुंच जाएगा, लगभग 30 से 90 डिग्री, और यह क्या है, अति तीव्र ढाल है, अति तीव्र ढाल, जिसे हम क्या कहेंगे, ध्यान रखिए, अति तीव्र ढाल। यानी अब चूंकि बहुत अधिक है तो इसका जो तीव्र ढाल है आप इसे 3 हिस्सों में कर सकते हैं, 1, 2 और वह 3। तीव्र ढलुआ, सामान्य तीव्र और अति तीव्र। जो सामान्य है इसके ऊपर जो 3 क्लासिफिकेशन है, चौरस ढाल, मंद ढाल और सामान्य ढाल। तो कुल मिला के सामान्य वर्गीकरण में कितने प्रकार की ढाल हो गई हैं, 6 प्रकार की ढाल हो गई है। चौरस के बारे में हमने जाना, इसे कहते हैं फ्लैट स्लोप। जब आप मंद ढाल की बात करेंगे तो ध्यान रखिए इसे कहते हैं जेंटल स्लोप, और जब हम बात करेंगे सामान्य मंद ढाल की तो यह है मॉडरेट जेंटल स्लोप, ठीक, और ये क्या था, जेंटल स्लोप। जब बात की जाएगी तीव्र ढलुआ ढाल की, ध्यान रखें इसे कहते हैं स्टीप स्लोप, माफ कीजिएगा,
इसको यहां लिख देते हैं। स्टीप स्लोप। ठीक, जब हम बात करेंगे आगे आगे बढ़ेंगे और सामान्य तीव्र ढाल की बात करेंगे तो यह क्या होगा, मॉडरेटली स्टीप स्लोप। ठीक है, और अति तीव्र ढाल की जब हम बात करेंगे तो यह होगा वेरी स्टीप स्लोप। ध्यान रखें, वेरी स्टीप स्लोप। स्टीप की डेफिनेशन वो भी लिख लीजिए, अति तीव्र ढाल जिसे हम कहेंगे वेरी स्टीप। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है आपको डायरेक्ट लिख कर आ जाए वेरी स्टीप स्लोप, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ हम अति तीव्र ढाल की बात कर रहे हैं। ये क्या था, सामान्य वर्गीकरण था। आइए देख लेते हैं अब यंग के वर्गीकरण को, क्योंकि उन्होंने ढाल के गुणात्मक वर्गीकरण में अपना पार्टिसिपेशन दिया था और उन्होंने ढाल को विभिन्न हिस्सों में डिवाइड किया और कहा कि इसके आधार पर अब ढालों का क्लासिफिकेशन होना चाहिए, ढालों का वर्गीकरण होना चाहिए। जब हम बात करेंगे यंग के वर्गीकरण के बारे में तो ध्यान रखिए, यंग ने जितने आधार पर ढालों का वर्गीकरण किया है उसे इसके भीतर हम शामिल कर लेंगे। जिसमें यंग ने सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कही कि जो ढाल है आप उन्हें अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर ले। सबसे पहले जब हम सामान्य से थोड़ा सा ऊपर या अधिक कोण वाले ढालों की बात करें तो आप उसे एक वर्गीकरण में रखें। फिर उसके बाद आप जब मंद ढाल की बात करें, फिर उसके बाद जब तीव्र ढाल की बात करें तो इनका अलग अलग वर्गीकरण कर लें। ठीक है, तो यंग ने इसके वर्गीकरण के लिए जो स्वीकार किया, उन्होंने कहा सबसे पहले हम बात करेंगे समतल से मंद ढाल के बारे में। उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम देखेंगे क्या, समतल से मंद ढाल। समतल से मंद ढाल को भी इन्होंने डिवाइड कर दिया। हम बात करेंगे यंग के वर्गीकरण के बारे में। ठीक, अब समतल से जब मंद ढाल की बात उन्होंने की तो इसे इन्होंने डिवाइड किया चार हिस्सों में, जिसमें सबसे पहला हिस्सा आता है इनका समतल। अब समतल यानी सपाट है, सपाट होने की वजह से क्या है, इसका एंगल क्या होगा, बिल्कुल कम होगा और इसे इन्होंने कहा 0 से 0.5 डिग्री इतना इसका एंगल होना चाहिए। फिर ये आगे बढ़ते हैं और इसी को उन्होंने डिवाइड कर दिया क्या, प्रायः समतल। प्रायः समतल यानी ऑलमोस्ट इसका क्या है, लेवल है। समतल यानी लेवल, तो प्रायः समतल। अब प्रायः समतल मतलब इसका जो समतल वाला स्लोप है, इसका जो डिग्री है थोड़ी सी इसकी बढ़ जाएगी। और जब प्रायः समतल की बात करेंगे यानी थोड़ी सी डिग्री बढ़ गई तो ये कितना हो गया, 0.5 डिग्री से 1 डिग्री तक। ठीक, यानी प्रायः इसे समतल की श्रेणी में रखा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसका एंगल, इसका कोण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसके भीतर फिर उन्होंने तीसरा कहा अति मंद ढाल। अब मंद की कैटेगरी में आ गया अति मंद ढाल, क्योंकि इन्होंने डिवाइड किया है कहां से, समतल से मंद ढाल के बीच में, तो जो अति मंद ढाल है वह भी इसी क्लासिफिकेशन के बीच में आ जाएगा। और जब अति मंद ढाल की बात की जाएगी तो ये लगभग 102 डिग्री, 1 से 2 डिग्री की बात की जा रही है। अति मंद ढाल से चौथा क्लासिफिकेशन इन्होंने किया मंद ढाल का, और इस तरीके से उनका जो पहला क्लासिफिकेशन था समतल से मंद ढाल वह हो जाता है खत्म, जिसके अंतर्गत उन्होंने समतल, प्रायः समतल, अति मंद ढाल। तो मंद ढाल का एंगल क्या है, लगभग 2 से 5। ठीक, 2 से 5। अब बात करते हैं कि यह तो हुआ क्या, यंग के वर्गीकरण के अंतर्गत समतल से मंद ढाल। अगला इसके अंतर्गत इन्होंने शामिल किया है, देखिए क्योंकि हमने क्या देखा कि यंग ने जो ढाल है, मान लीजिए यह पर्वत है, ठीक, इन्होंने क्या पाया, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किस क्षेत्र की, समतल क्षेत्र की। और समतल से हम थोड़ी सा ऊपर बढ़ेंगे और आएंगे कहां, मंद ढाल तक। फिर जब आप मंद ढाल तक बात कर लेंगे यानी यहां तक 2 से लगभग 2 से 5 आप डिग्री की बात कर सकते हैं। फिर ये थोड़ा सा और ऊपर आगे बढ़ेंगे और उन्होंने कहा कि फिर हम चर्चा करेंगे सामान्य ढाल के बारे में, यानी 5 से 10 डिग्री के बारे में हम यहां चर्चा करेंगे।
सामान्य ढाल यानी 5 से 10 डिग्री के बारे में इन्होंने चर्चा की, स्लोप के बारे में इन्होंने चर्चा करने की बात कही। फिर आगे बढ़ेंगे और अगला क्लासिफिकेशन इन्होंने कहा सामान्य तीव्र ढाल। अब यहाँ पर ढाल कैसी हो गई, सामान्य से क्या हो गई, तीव्र हो गई। और यहाँ पर जिन्होंने क्लासिफिकेशन किया वह किया लगभग 15 से 18, और इसके बाद क्रमशः इन्होंने स्लोप को बढ़ा दिया और जो ढाल की मात्रा है, ढाल का जो एंगल है वह क्या होता गया, बढ़ता गया। इसी आधार पर यंग ने क्या किया, इसे अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो अभी हमने किसके बारे में पढ़ा, समतल से हमने पढ़ा एक मंद ढाल के बारे में। हम आगे बढ़ेंगे और कोण को आगे ये जैसे जिस तरीके से उन्होंने बढ़ाया वैसे ही अब बात करेंगे सामान्य ढाल के बारे में, जिन्हें ये मॉडरेट स्लोप कहते हैं। सामान्य ढाल, सामान्य ढाल में इन्होंने जो एंगल रखा, जो कोण रखा वह क्या था, लगभग 5 से 10 डिग्री रखा। यानी जहां भी 5 से 10 डिग्री का एंगल हमें मिलता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सामान्य ढाल कहेंगे। फिर सामान्य ढाल के बाद इन्होंने अगला क्लासिफिकेशन दिया, क्या, सामान्य तीव्र ढाल। सामान्य है लेकिन ढाल क्या है, तीव्र है। थोड़ा सा इसका एंगल कैसे हो गया, तीव्र हो गया। और जब सामान्य तीव्र ढाल की बात करेंगे तो हमारा एंगल क्या हो जाएगा, एंगल थोड़ा और बढ़ जाएगा और एंगल बढ़कर 15 से लगभग 18 डिग्री तक हो जाएगा। 15 से लगभग 18 डिग्री तक हो जाएगा। और यह क्लासिफिकेशन क्या है, सामान्य तीव्र ढाल। फिर इसके बाद आएगी, इसके बाद आता है तीव्र ढाल, क्योंकि सामान्य से अब ढाल क्या हो गई, थोड़ी और तीव्र हो गई। तो इन्होंने अगला क्लासिफिकेशन क्या दिया, तीव्र ढाल। और जैसे ही सामान्य तीव्र से तीव्र ढाल की ओर ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि ढाल की जो कोणीय है, स्थिति है, वह बढ़ गई है और यह लगभग 15 से 30 डिग्री तक पहुंच गई है। ठीक, तीव्र ढाल के बाद अब यह जो तीव्र ढाल है वह थोड़ी सी और बढ़ जाएगी और जैसे ही ये बढ़ेगी तो क्या कहलाएगी, अति तीव्र ढाल। अति तीव्र ढाल। अब यहां पर भी एंगल क्या होगा, थोड़ा और बढ़ जाएगा। अभी तीव्र ढाल में एंगल 15 से 30 डिग्री है और जैसे ही आप अति तीव्र ढाल की ओर पहुंचेंगे तो यह एंगल बढ़कर 30 से लगभग 45 डिग्री हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 30 से लगभग 45 डिग्री हो जाएगा। अति तीव्र ढाल के बाद इन्होंने एक और क्लासिफिकेशन दिया और उसे उन्होंने क्या कहा कि एकदम लास्ट वाला हिस्सा है, कगार से खड़ी ढाल की ओर। कगार से खड़े ढाल की ओर या खड़े ढाल तक। अब कगार से जो खड़ा ढाल है इसे इन्होंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, जिसमें जो पहला हिस्सा है, क्योंकि इन्होंने क्या बात की, कगार से बिल्कुल खड़े ढाल की ओर। खड़े ढाल से नीचे की ओर जैसे ही बढ़ते हैं कगार ढाल आ जाती है। तो उन्होंने क्या कहा कि अब बात करेंगे हम कगार ढाल के बारे में। एंगल थोड़ा सा और बढ़ेगा और वह लगभग 45 से 70 होगा। तो जहां कगार ढाल होगी वहां पर एंगल कितना होगा, 45 से 70 डिग्री और उसके बाद आ जाएगा खड़ा ढाल। ठीक है, तो जहां खड़े ढाल की बात की जाएगी या खड़ी दीवाल सदृश की बात की जाएगी, जिसे हम कहते हैं खड़ी ढाल या एकदम दीवाल सदृश। लेकिन ये कैसी है, यह एकदम खड़ी है। ठीक, तो यह हो जाएगा सदृश, जो हमें दिखाई दे रही है कैसी, एकदम दीवाल नुमा खड़ी आकृति। तो इसे हम क्या कहते हैं, खड़ी ढाल कहते हैं। और खड़ी ढाल का एंगल ध्यान रखें 70 से 90 डिग्री तक हो जाएगा। इसलिए इसे खड़े ढाल कहते हैं, क्योंकि देखिए 90 डिग्री यानी कुछ इस तरीके से एंगल। ठीक है, और यदि दीवार ऐसी है, खड़ी है, तभी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन पाएगा। इसलिए इसे क्या कहते हैं, खड़ी ढाल या दीवाल सदृश। ठीक है, दीवाल की तरह दिखने वाला दीवाल सदृश। ये हमने क्या देखा, यंग ने कितने आधार पर क्लासिफिकेशन दिया था, किसका, ढाल का। ठीक है, तो गुणात्मक आधार पर यंग के क्लासिफिकेशन और सामान्य वर्गीकरण को हमने देख लिया। अब बात करते हैं कि जो हमारे पास ढाल के तत्व हैं, चार ढाल के तत्व कौन कौन से हैं, जिनके बारे में हमने चर्चा की है हमारे पिछले एपिसोड में। सबसे पहले ढाल में हिस्सा पाया जाता है सबसे ऊपरी शिखरनुमा, जिसे हम क्या कहते हैं, उत्तलता। फिर उसके बाद अगला है मुख्य पृष्ठ या जिसे आप कहते हैं फ्री फेस। ठीक है, फिर नीचे की ओर आएंगे, हमें सरल रैखिकता मिलती है और अंत में हमें ढाल का अंतिम स्वरूप अवतलता प्राप्त होती है। ये 4 तत्व हमारे पास हैं ढाल के। इन चारों तत्वों के आधार पर भी ढाल का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किया गया है, जिसे क्या कहा जाता है, तत्वों के आधार पर
ढाल का वर्गीकरण, ढाल का वर्गीकरण। अब तत्वों के आधार पर ढाल के वर्गीकरण में क्या शामिल है? देखिए, हमने बात की 4 प्रकार की ढाल है, 4 प्रकार के तत्व हैं। सबसे पहला तत्व जो हमने स्वीकार किया था या हमने ढाल के क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, वह है उत्तल ढाल। एक इंपॉर्टेंट बात हमेशा ध्यान रखें ढाल के संदर्भ में कि देखिए, कोई भी जो स्थिति है या एक आदर्श, मान लीजिए क्या है, क्षैतिज हमारे पास परिच्छेद हमें प्राप्त है, या एक आदर्श हमें पहाड़ी क्षेत्र या पर्वतीय क्षेत्र प्राप्त है, मान लीजिए, क्योंकि आदर्श पर्वतीय क्षेत्र में क्या होता है, हमें ढाल लगभग विकसित दिखाई देते हैं, चारों प्रकार के ढाल हमें मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हर प्रकार की स्थिति में हमें चारों प्रकार की ढाल नहीं मिलती। कभी कभी विकास की अवस्था में आगे बढ़ते हुए जब स्थलाकृति का विकास होता जाता है तो अलग अलग तरीके से हमें ढाल मिलेंगी। हमेशा एक ही स्थलाकृति में चारों ढालों का मिलना क्या है, मुश्किल है। लेकिन जब अब ऐसा हो भी सकता है, देखिए, एक बहुत बड़ा या परिच्छेद हमारे पास प्राप्त है, पर्वतीय क्षेत्र हमारे पास है, तो वहां पर चारों प्रकार की ढाल भी मिल सकती है, लेकिन प्रायः आदर्श स्थिति से माना जाता है। ठीक है, उत्तल ढाल की जब हम बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, उत्तल ढाल यानी ध्यान रखें हम किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। मान लीजिए यह पर्वत है, तो हम पर्वत के इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, यहां पर हमें कैसे ढाल मिलेगा, उत्तल ढाल। तो अब इसे हम छोटी सी आकृति में यहां पर बनाएंगे, मान लीजिए, तो यह कैसी आकृति है, कुछ इस ऐसे, यह क्या है, उत्तल ढाल है, यह उत्तल ढाल है। और उत्तल ढाल हमेशा कहां मिलेगी, ध्यान रखिएगा, पर्वत शिखर पर, यानी इसे शिखरीय ढाल भी कहते हैं। और यह पर्वत के सबसे ऊपरी हिस्से पर पाए जाने वाली ढाल है, यानी पहाड़ी के शिखर भाग पर मिलता है क्या, उत्तल ढाल। ठीक है, इसी के भीतर एक दो तथ्य और है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। इसे हम क्या कहते हैं, शिखरी उत्तलता, शिखरी उत्तलता ढाल। ठीक, क्योंकि शिखर पर क्या है, उत्तल भाग पर स्थित ये ढाल है। अब महत्वपूर्ण बात की, बनती कैसे है, तो यह अपक्षय या मृदा सर्पण द्वारा बनती है। किसके द्वारा, अपक्षय या मृदा सर्पण। इंपॉर्टेंट बात क्या कि यहां पर अपक्षय मतलब चट्टानों के टूटने फूटने की स्थिति की बात है अभी। ठीक है, तो अपक्षय और मृदा सर्पण के द्वारा नदियां क्या होती हैं, इस क्षेत्र से इस क्षेत्र तक मान लीजिए बहा ली, तो लेकिन बहुत अधिक स्थानांतरण ना होने की वजह से यहाँ कुछ इस नुमा आकृति बनती है, उत्तल नुमा, इसलिए इसे क्या कहते हैं, उत्तल ढाल। ठीक, अब जो दूसरा तत्व है जिसे हम क्या कहते हैं, मुक्त पृष्ठ। मुक्त पृष्ठ यानी फ्री फेस। फ्री फेस यानी पहाड़ का वह पर्वतीय क्षेत्र का वह हिस्सा, एक आदर्श पर्वतीय क्षेत्र का वह हिस्सा जहां पर हमने क्या पाया, हमने देखा कि जो मलबा है वह रुक नहीं पा रहा है, ढाल की तीव्रता अधिक है, इसलिए इसे मुक्त पृष्ठ ढाल कहते हैं। तो जब भी मुक्त पृष्ठ ढाल की बात आएगी तो कुछ इस तरीके से ढाल की बात की जा रही है, ध्यान रखिए। ठीक, इसकी तीव्रता अधिक होती है, ध्यान रखिएगा, तीव्रता अधिक होती है, जो मलबा है वह रुक नहीं पाता, तो यहां पर जो मलबा या अवसादी पदार्थ, ध्यान रखें, अवसाद है, वे नहीं पाए जाते, इसलिए तीव्रता की वजह से ही क्या होता है, अवसाद यहां पर नहीं रुक पाते, उनका स्थानांतरण हो जाता है। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा, मलबे का जमाव या अवसादों का जमाव यहां पर नहीं होता, जमाव नहीं हो पाता, और इसकी ढाल की तीव्रता क्या होती है, तीव्रता अधिक होती है। ठीक है, ये हमने क्या किसके बारे में बात की, ये हमने बात की सरल रैखिकता के बारे में। अब जो तीसरा तत्व है वह क्या है, वह है रेखात्मकता। ध्यान रखें, या आप इसे लिख सकते हैं सरल रेखात्मकता, सरल रेखात्मकता ढाल। अब सरल रेखात्मकता ढाल यानी देखिए, यह पर्वतीय क्षेत्र का वह हिस्सा है जिसमें हमें ढाल कुछ इस आकृति में प्राप्त होती है, और यहाँ पर मलबा भी जमता है, या मलबों का या अवसादी पदार्थों का क्या होता है, निक्षेपण होता है। तो अवसाद का निक्षेपण या जमाव
जमाव होता है और इनकी वजह से जिस प्रकार की हमें ढाल प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, सरल रेखात्मकता ढाल कहते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें ये क्या है। और इसकी खास बात क्या है, इसमें आप देखिए एंगल जहां भी देखेंगे इनका एंगल लगभग समान होगा। ठीक है, अगला जो तत्व था वह था अवतलता। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि हमारे पास क्या है, 4 प्रकार के तत्व है। ध्यान रखें, अगला तत्व है अवतलता। और अवतलता के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें कि अवतलता यानी जो हमारे पास आदर्श पर्वतीय क्षेत्र प्राप्त है, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, उस आदर्श पर्वतीय क्षेत्र में सबसे नीचे का हिस्सा, सबसे तल का हिस्सा ही अवतलता कहलाता है। लेकिन सबसे तल का हिस्सा कौन सा हिस्सा, जहां पर अवतलनुमा आकृति हो वह। तो आप जब भी अवतलता की बात करेंगे तो अवतलता का जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, यह क्या है, अवतलनुमा आकृति है। यहां भी अवसादों का निक्षेप होता है। ये जल के माध्यम से जो अंत में जाकर यहाँ पर निक्षेप बन जाते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं कि अब अवतल हिस्सा है, लगातार यहाँ से बहाव हो गया, कटाव हो गया, अब यहाँ पर क्या हो गया, अवसाद इकट्ठे हो गए। यानी ध्यान रखें सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी अवतल ढाल की बात आएगी, क्योंकि ये क्या है, एक अवतल ढाल है, तो जब भी अवतल ढाल की बात आएगी तो इसीलिए इंपॉर्टेंट बात क्या है जो आपको याद रखना है वह यह है कि यह आदर्श ढाल के रूप में जानी जाती है। यानी यह आदर्श ढाल की सबसे निकट है और इसे क्या कहेंगे, आदर्श ढाल का सबसे निम्नतम बिंदु कहेंगे। हमारे पास जो एक आदर्श पर्वतीय क्षेत्र है उसका सबसे निम्नतम हिस्सा है, सबसे नीचे का हिस्सा है, निचला हिस्सा है, और इसे क्या कहेंगे कि यह आदर्श ढाल के सबसे निम्नतम हिस्से में स्थित है। आदर्श ढाल के सबसे निम्नतम हिस्से में स्थित है, यह निम्नतम भाग में पाई जाती है। क्या? अवतल ढाल। इसके बारे में यदि कुछ और खास तथ्यों को यदि आपको लिखना हो तो ध्यान रखिएगा। इसके बारे में एक और बात यह कि जब भी हम अवतलता की बात करते हैं, अवतल ढाल की बात करेंगे, तो जिस पूरे पर्वतीय क्षेत्र की हमने बात की थी, यह इसके सबसे इस निचले हिस्से में मिल रही है हमें अवतल ढाल, है ना। यानी यह गिरिपद, गिरिपद यानी पर्वत के पद यानी नीचे पांव पर, ध्यान रखिएगा जब भी अवतल ढाल की बात आएगी, यानी यह गिरिपाद के सबसे निचले हिस्से में पाई जाती है और यह गिरिपाद के पास जो नदी, यहां पर ध्यान रखिएगा जो पर्वत है उसके सबसे निचले वाले हिस्से में क्या नदी बहाव करके लेके जाती है जलों का, तो गिरिपाद के सबसे निचले हिस्से में नदी घाटी तक यह पाया जाता है। कहां तक पाया जाता है? नदी घाटी तक इसका क्या होता है? विस्तार होता है। तो ये क्या है? एक इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इसका विस्तार देखिए कहां तक है, नीचे नदी घाटी तक। और इंपॉर्टेंट बात क्या कि यहाँ पर जलोढ़ मैदान होते हैं। ठीक, तो ये इससे इंपॉर्टेंट कुछ खास तथ्य थे, आप इन्हें नोट कर सकते हैं या इसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर जो मलबा है, मलबे का जमाव हो जाता है, कहीं कहीं आपको मलबे का जमाव भी मिलेगा। नदियों के एक तो सबसे पहली बात की आप देखिए नदी घाटी वाले स्थान है, यहाँ पर मलबे का जमाव तो होगा ही होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आप यहीं से समझ जाइए। या आप कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मलबे का जमाव होने के साथ साथ समय समय पर क्या देखा गया है कि इस स्थिति का क्षय, इस पूरे भाग का क्या होता रहता है? क्षय होता रहता है। नदियां बहा कर ले जा रही हैं मलबे को यहाँ से, यहाँ पर जमा हो रहा है, लेकिन जो स्लोप बनी, जहां पर अवतल ढाल बनी, यहाँ पर क्या हो रहा है? इस पूरे हिस्से का क्षय हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जिस प्रकार, या आप कह सकते हैं इसे हम क्या कहते हैं? क्षयमान ढाल। क्षयमान ढाल। तो जो अवतल ढाल है, ये जो अवतल वाला हिस्सा है पर्वत का, इसे क्षयमान ढाल के रूप में या अवतल ढाल के रूप में भी जाना जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बात जो आपने इसके बारे में समझ ली, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे जो आपको जानना जरूरी था, तो हमने यहाँ पर उन तथ्यों को भी नोट कर लिया है ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप इन तथ्यों को समझ पाए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात यही है। अवतल ढाल में एक और खास बात ध्यान रखिए, इसका जो कोण होता है, इसमें कोण सबसे कम होता है, कोण या एंगल क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा? ये हमने देखा कि तत्वों के आधार पर ढाल कितने प्रकार की होती हैं और ये इंपॉर्टेंट ढाल कौन कौन सी हैं, इन्हें किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।